रमन बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। 2-3 बार तो बाहर होकर भी आ गया, लेकिन अभी तक मंजरी का कोई पता नहीं था। 2-3 बार फोन उठाकर फोन भी ट्राई करा, पर मंजरी ने फोन भी नहीं उठाया। 1-2 बार बड़ी उम्मीद के साथ रसोई में काम करती हुई अपनी पत्नी साक्षी की तरफ भी उसने देखा, पर साक्षी ने ध्यान तक नहीं दिया। उसे उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि साक्षी अब जवाब देना सीख चुकी थी। अचानक अंदर कमरे में से माँ माधुरी जी के कराने की आवाज आई, तो वो अंदर कमरे में आकर उसने देखा कि माँ उदास सी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। आंखों में से कुछ बूंदें आंसू की गिर चुकी थी। बड़ी उदासी के साथ उन्होंने रमन की तरफ देखा, फिर उन्होंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। ये देखकर रमन सिर्फ इतना ही बोला, बस माँ, मंजरी अभी थोड़ी देर में आती ही होगी, आप परेशान मत हो। वो वापस मोबाइल उठाकर मंजरी को फोन करने लगा। इतने में मोबाइल की रिंग दरवाजे पर ही महसूस हुई। बाहर जाकर देखा तो मंजरी आ चुकी थी। उसे देखते ही रमन बोला, मंजरी तुम आज भी लेट आई हो, माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। भैया जी क्या बताऊं, कितनी भी कोशिश कर लूं पर ट्रैफिक के कारण लेट हो ही जाती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ पहले माँ के पास जाओ। मंजरी अंदर कमरे में गई और दरवाजा हल्का सा लगा लिया। इधर रमन अभी भी गुस्से से अपनी पत्नी साक्षी को घूर रहा था, पर साक्षी निरंतर वैसे ही काम किए जा रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। रमन लड़ने के मूड से रसोई में आया। इससे पहले वो कुछ कहता, साक्षी ने अपना टिफिन पैक किया और रसोई से निकलकर वो अपना बैग उठाकर अपने स्कूल के लिए रवाना हो गई। रमन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। आखिरकार उसने मंजरी के लिए चाय बनाई और चाय का कप बाहर हॉल में रखकर मंजरी को आवाज दे दी, मंजरी अपनी चाय ले जाओ। इतने में मंजरी निकलकर बाहर आई और चाय उठाने लगी, तो रमन ने पूछा, माँ ठीक है? उसके सवाल को सुनकर मंजरी ने रमन की तरफ देखा और कहा, हाँ भैया जी, माँ ठीक है। तो रमन ने कहा, मैं सुबह से कई बार पूछ चुका हूँ पर वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। रमन ने सवाल किया तो मंजरी ने जवाब दिया, वो दरअसल भैया जी उनके कपड़े गंदे हो गए थे, इसीलिए वो परेशान हो रही थी, शायद इसीलिए वो आपको जवाब भी नहीं दे रही थी। ओहो, तुमने कल फिर जाने से पहले क्या माँ को डायपर नहीं लगाया था? लगाया तो था भैया जी, पर कपड़े तो गंदे हो ही जाते हैं। बस मैंने उन्हें अब नहला दिया है, चाय पीकर उन्हें कुछ खिला पिला देती हूँ। उन्होंने सुबह से शायद कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ पिया है। टेबल पर सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है। ये सुनकर रमन को अपनी पत्नी साक्षी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रमन मंजरी के सामने ही बोल पड़ा, कैसी पत्नी है मेरी, कैसी औरत है जिसे मेरी माँ की तकलीफ नहीं दिखती। अगर मेरी माँ की जगह उसकी अपनी माँ होती बिस्तर पर, तब भी क्या वो ऐसा ही करती? कभी माँ के कमरे में जाकर झांकती तक नहीं है। माँ सुबह से परेशान है, शर्म के मारे अपने बेटे को वो कह नहीं पा रही थी। कम से कम बहू होने के नाते वही पूछ लेती, लेकिन पता नहीं मन में क्या लेकर बैठी है। सचमुच भैया जी, आपको नहीं पता कि भाभी जी मन में क्या लेकर बैठी है? मंजरी के सवाल से रमन हैरान रह गया। बस इतना ही कहा, तुम जाओ, माँ का ख्याल रखो। रमन वहीं बैठ गए और मंजरी अपनी चाय लेकर अंदर माधुरी जी के पास चली गई। बैठे बैठे ही अतीत के गलियारों में रमन घूमने लगा, जब साक्षी उसकी दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। घर में माँ, माधुरी, ननद वैष्णवी और रमन ही थे। साक्षी के आने के बाद सिर्फ 4 लोगों का छोटा सा परिवार। पर पता नहीं क्यों माधवी जी साक्षी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वो हमेशा अपनी सास वाली अकड़ में ही रहा करती थी। उन्हें लगता था कि कहीं उनके इकलौते बेटे को साक्षी उनसे छीन ना ले। बस इसी कारण वो हर चीज में मीन मेख निकालना, उसमें 10 कमियां बताना उनकी ये आदत ही बन गई थी। और इसी चीज का फायदा उठाती थी सबसे ज्यादा वैष्णवी, अपनी माँ को भाभी के खिलाफ भड़काने में। रमन अपनी माँ के सबसे ज्यादा नजदीक था।
इसीलिए वो भी अपनी माँ पर ही ज्यादा विश्वास करता था। इसीलिए वो भी साक्षी को 2 बातें सुना ही देता था। एक दिन वैष्णवी को कॉलेज अपनी नीली यूनिफॉर्म पहनकर जाना था, पर वैष्णवी अपनी यूनिफॉर्म निकालकर साक्षी को यानी कि अपनी भाभी को देना भूल गई और यूनिफॉर्म गंदा ही रह गया। दूसरे दिन जब वो तैयार होने के लिए गई और यूनिफॉर्म गंदा देखा तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। माधुरी जी ने जब देखा तो वैष्णवी की गलती माधुरी जी देख चुकी थी, लेकिन उन्होंने उल्टा साक्षी पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। तो साक्षी ने कहा, माँ जी मेरी क्या गलती है, वैष्णवी ने मुझे ड्रेस दिया ही नहीं तो मैं कैसे धोती। बस इसी बात को माधुरी जी ने पकड़ लिया और रमन के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। क्या यही सम्मान रह गया तेरी पत्नी की नजर में मेरा? आज मुझे वो इतनी बातें सुना रही है, कल को घर से निकाल देगी। यही सिलसिला मिला है क्या मुझे मेरी परवरिश का? तो रमन ने भी न आव देखा न ताव, सीधा एक थप्पड़ साक्षी के गाल पर जड़ दिया। साक्षी अपनी आंखों में आंसू भरकर अपना गाल ही सहलाती रह गई और दोनों माँ बेटी अपनी कुटिल मुस्कान के साथ अपने कमरे में चली गई। साक्षी उस थप्पड़ से अंदर तक टूट चुकी थी। वो सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहती थी, पर जा नहीं पाई क्योंकि उसके माता पिता ने उसे ये कहकर उसका साथ नहीं दिया कि ये सब तो घर गृहस्थी में लगा ही रहता है। माधुरी जी को जब से पता चला कि उसके माता पिता इसका साथ नहीं देने वाले, तो उनके तानों की बौछार और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। वक्त यूं ही बीत रहा था। अब साक्षी मां बनने वाली थी। उसका 7वां महीना चल रहा था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। रमन, माधवी जी और वैष्णवी सभी घर पर ही थे। माधवी जी ने साक्षी को कॉफी बनाकर लाने को कहा। साक्षी कॉफी बनाकर ला रही थी कि अपने कमरे से तेजी से निकलती हुई वैष्णवी साक्षी से टकरा गई और कॉफी का कप साक्षी के हाथ से नीचे गिर गया। हालांकि वैष्णवी को कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसके बावजूद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान, मुझे जला दिया भाभी ने, देखो मुझे कितना जला दिया। ये सुनकर माधुरी जी और रमन अपने कमरे से दौड़े चले आए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, माधुरी जी ने एक जोरदार थप्पड़ साक्षी के गाल पर दे मारा। वो थप्पड़ इतनी तेजी से साक्षी को लगा था और हाथ में ट्रे होने की वजह से साक्षी अपने आप को बैलेंस ही नहीं कर पाई और वहां रखे डाइनिंग टेबल से पेट के बल जा टकराई। टेबल से टकराने के कारण उसके पेट पर चोट लगी और दर्द के मारे वो छटपटाने लगी। रमन तो कुछ कह भी नहीं पाया, पर साक्षी को छटपटाते देख रमन साक्षी को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचा तो पता चला कि साक्षी का मिसकैरेज हो गया। सप्ताह भर हॉस्पिटल में रहने के बाद साक्षी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, पर अभी भी डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा था क्योंकि 7वां महीना था। माधवी जी ने साफ कह दिया कि हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे, इसको इसके माँ बाप के घर छोड़ आओ। पर रमन ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि अगर वो उसे उसके मायके छोड़कर आता तो लोगों को पता चल जाता कि साक्षी के साथ आखिर हुआ क्या था, और वो नहीं चाहता था कि सबको पता चले कि साक्षी की हालत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इसीलिए रमन ने उसके लिए एक नर्स बुलाई। तब मंजरी पहली बार इस घर में आई थी। मंजरी को 20 दिन के लिए साक्षी की देखभाल के लिए रखा गया था। रमन ने मंजरी को रखकर अपनी जिम्मेदारी से भी पल्ला झाड़ लिया था। अब मंजरी साक्षी को संभालती थी। रमन तो ऑफिस के काम में बिजी रहता और दोनों माँ बेटी खुद ही बनाकर खा पी लेती, लेकिन साक्षी के लिए खाना बनाना उनके लिए दूभर होता था। मंजरी जब तक घर पर नहीं आती तब तक साक्षी भूखी प्यासी बैठी रहती। कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। मंजरी की गैर मौजूदगी में साक्षी को अगर वॉशरूम भी जाना होता था तो वो दीवार के सहारे जैसे तैसे धीरे धीरे वॉशरूम जाती थी, पर उसकी परेशानी किसी को भी नजर नहीं आती थी। धीरे धीरे साक्षी ठीक हो गई, पर सबसे पहले उसने एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली।
रमन, वैष्णवी और माधुरी जी ने मना भी किया, पर कुछ दिनों तक उससे किसी ने बात भी नहीं की। साक्षी ने इस बार दिल पक्का कर लिया था। वो किसी से कुछ बोलती भी नहीं थी, सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। वक्त के साथ वैष्णवी की भी शादी हो गई और वो भी अपने ससुराल चली गई। आज उन बातों को 4 साल हो चुके हैं। साक्षी दोबारा कंसीव भी नहीं कर पाई तो माधवी जी रमन की दूसरी शादी करने पर उतारू हो गई, पर साक्षी कुछ नहीं कहती थी और ना ही तलाक लेने को तैयार थी। माधुरी जी उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। किसी तरह तो साक्षी घर से निकले, पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। इसीलिए एक दिन माधुरी जी गुस्से ही गुस्से में अपनी बहन के घर रवाना हुई तो रास्ते में माधुरी जी के एक्सीडेंट हो गया और वो आज तक बिस्तर पर पड़ी है। लोगों की तरह दोनों भाई बहन को उम्मीद थी कि साक्षी बहू का फर्ज निभाएगी और अपनी सास की सेवा में दिन रात एक कर देगी, पर साक्षी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। मुझसे आपकी माँ की देखभाल नहीं होगी, या तो नर्स रख लीजिए या फिर इनकी बेटी को बुला लीजिए। वक्त अपने आप को जरूर दोहराता है, क्योंकि हर थप्पड़ अपनी कीमत चुकाता है। खासकर वो थप्पड़ तो अपनी कीमत जरूर चुकाते हैं जो किसी बेकसूर को पड़े हों, और वो थप्पड़ भी जिसकी वजह से किसी की जान चली गई हो। आज एक एक थप्पड़ अपनी कीमत चुका रहा है, और मैं कोई देवी नहीं हूं जो इतना कुछ होने के बावजूद भी उनकी सेवा करूंगी। जिस तरह से साक्षी ने घृणा की नजरों से माधवी जी को देखा था, अमन और वैष्णवी ही नहीं, माधुरी जी की भी नजरें झुक गई थी। वैष्णवी ने ससुराल से यहाँ आकर रहने के लिए साफ मना कर दिया था, इसीलिए एक बार फिर मंजरी को बुलाया गया था। ये अलग बात है कि साक्षी घर से जाने से पहले रमन और माधुरी जी का खाना तैयार करके जाती थी। काम तो वो सारे करती थी, बस सेवा नहीं करती थी। और आज किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो साक्षी से ये कह दे कि तुम मेरी माँ की सेवा तो कर दो। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।